by this time. So far we have learned three financial statements. कौन कौन से है थ्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, क्या क्या है? थ्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अब तक हम पढ़ते आए हैं। फर्स्ट वाला कहाँ से शुरू किया हमने? बैलेंस शीट। उसके बाद यस, यस, तो बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। किसी भी बिजनेस का पोजीशन समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हाउ टू क्रिएट बैलेंस शीट ये समझ में आया है। ये इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम बोलते हैं, ये कैसे बनाते हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसका पर्पस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर, असेट साइड, लाइबिलिटी साइड, फिर लाइबिलिटी साइड में टॉप में आते हैं करंट लाइबिलिटीज, उसके बाद एंड में आते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। उसी तरह असेट साइड में टॉप में आता है करंट असेट्स जो जल्दी आते हैं, उसके बाद फिक्स्ड असेट आते हैं, फिर डेप्रिसिएशन आता है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है बैलेंस शीट का। इनकम स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले आता है सेल्स, ये आएगा पहले सेल्स, उसके बाद परचेस, माइनस करेंगे, परचेस करने के बाद फिर माइनस करते हैं हम एक्सपेंसेस, और एक्सपेंस माइनस करने के बाद लास्ट पे हमें क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ इनकम स्टेटमेंट। कैश स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर कैसा था? जिसमें पहले सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं कलेक्शन, जितना पैसा इनफ्लो हो रहा है बिजनेस में, कितना आ रहा है, उसके बाद कितना कम हो रहा है, ये देखते हैं। सो यू कैन गेट योर फाइनल पोजिशन ऑफ योर कैश। तो ये उनका स्ट्रक्चर था। उसका पर्पज क्या था? बैलेंस शीट का पर्पज क्या होता है? क्यों बनाते हैं बैलेंस शीट? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी कंपनी ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, एक साल का, एक वीक का, एक 6 मंथ्स का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये आपको बैलेंस शीट बताएगा। इनकम स्टेटमेंट क्या बताएगा? ये बैलेंस शीट कैसे बनी है, उसका जो प्रॉफिट आया है, हमने कितना सेल्स किया, कितना परचेस किया, हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, ये सब कुछ आपको इनकम स्टेटमेंट बता देता है। ये उसका पर्पज है, टू शो सेल्स, परचेसेस एंड एक्सपेंसेस। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का पर्पज क्या होता है? कितना कैश बिजनेस में आ रहा है, कितना बिजनेस से जा रहा है, तो कैश की पोजीशन समझने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। ये उसका हो गया पर्पज। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, पर्पज समझ में आ गया। रिलेशनशिप्स टू अदर टू, मतलब बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, इनका रिलेशनशिप क्या है? बैलेंस शीट का जो नेट प्रॉफिट होता है, इस पे कहाँ मैच होता है? बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट के अर्निंग पे मैच होता है कि नहीं? इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट का अर्निंग, उस वीक का अर्निंग, ये सेम होता है, दे आर रिलेटेड टुगेदर। उसी तरह कैश स्टेटमेंट क्या बताएगा आपको? कैश स्टेटमेंट का लास्ट बैलेंस और आपके बैलेंस शीट का कैश का जो भी पोजीशन होता है ना, वो रिलेटेड है। सो दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू टुगेदर। तो ये अब तक हमने देखा है ये कैसे रिलेटेड होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, पर्पज क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ सर्विसेज एक्सपेंसेस से कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, अलग अलग कैसे है। कॉस्ट ऑफ गुड्स का मतलब जो रॉ मटेरियल होता है ना, इन्वेंट्री, लेमन और शुगर हमने लिया था, वो सेपरेट है कॉस्ट ऑफ गुड्स। और एक बार आपने प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन के बाद सेल करने के लिए जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि ग्लास का रेंट दिया था, उसके बाद इंटरेस्ट दिया था लोन का, ये सारे प्रोडक्शन के बाद वाले खर्चे हैं। तो प्रोडक्शन के बाद जो होने वाले खर्चे हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है, इसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है उनको क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम इन्वेंट्री में ऐड करते हैं, इन्वेंट्री के वैल्यू में ऐड करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम अर्निंग से माइनस कर लेते हैं। ये भी समझ लिया है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम क्या था? व्हाट इज द अनदर नेम फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस? दो नाम है। डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम है कैपिटल एक्सपेंसेस।
क्योंकि उसको कैपिटलाइज किया जाता है। जब किसी एक्सपेंस को आप असेट साइड में लेके जाते हो तो उसको बोलते हैं दे आर कैपिटलाइज्ड। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का दूसरा नाम क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस दे आर रिलेटेड टू सेल्स। एक बार प्रोडक्शन हो गया उसके बाद जो खर्चे होते हैं वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। रेवेन्यू मतलब इनकम। इनकम जनरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं। और प्रोडक्शन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको बोलेंगे हम कैपिटल एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये समझ लिया था इसके पहले। फिर हमने देखा था कि एक्रूअल वर्सेस कैश मेथड क्या होता है। एक्रूअल मेथड क्या है एंड कैश मेथड क्या है ऑफ अकाउंटिंग का। एक्रूअल मेथड में जैसे कुछ होता है, हमने परचेस किया उसको रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स किया रिकॉर्ड कर दिया, कुछ यूज किया उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। डिस्पाइट वी पे और अर्न मनी, पैसा जब तक आता नहीं, रिसीव भी नहीं हुआ, अगर पे भी नहीं हुआ, फिर भी हम उसको रिकॉर्डिंग करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं एक्रूअल मेथड। कैश मेथड में क्या होता है? जब पैसा पेमेंट होता है, जब पैसा रिसीव होता है तभी रिकॉर्ड करते हैं। एक्रूअल मेथड कौन से बिजनेसेस यूज करते हैं और कैश मेथड कौन से बिजनेसेस यूज करते हैं? बोलो, एक्रूअल कौन यूज करता है? भूल गए? एक्रूअल मेथड मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनी जो सेल गुड सेल्स करती है। कैश मेथड कौन यूज करता है? सर्विस कंपनी यूज करती है, सर्विसेज। ऑल सर्विसेज कंपनी यूज कैश मेथड। ऑल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी यूज एक्रूअल मेथड, ये भी देखा था। उसके बाद कैपिटलाइजिंग वर्सेस एक्सपेंसिंग, ये भी देखा है। मतलब जब हमने देखो नया लेमोनेड स्टैंड लिया था उसको असेट साइड में लेके गए थे, उसके लिए जो पेंट परचेस किया था, पेंट 2 रुपए का, उसको मैंने एक्सपेंस किया था। दोनों एक्सपेंस है, लेकिन किस एक्सपेंस को कैपिटलाइज किया जाएगा यानी डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाएगा, किस एक्सपेंस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाएगा, ये अभी हमने पढ़ा था। उसके बाद सीखा हमने व्हाट इज डेप्रिसिएशन। क्या होता है डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन क्या होता है? यस, डिक्रीज इन अ वैल्यू ऑफ असेट। कोई भी असेट है उसका जो वर्थ है वो कम होता जाता है, उसको बोलेंगे हम डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के मेथड भी बहुत, दोनों 2-3 मेथड थे जिसमें से हमें स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा था। इसको स्ट्रेट लाइन क्यों कहा जाता है ये भी एक्सप्लेन किया था। दूसरा हमने देखा था इसका कि स्ट्रेट लाइन मेथड लेकिन डबल डेप्रिसिएशन वाला। लेकिन ये तो सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत बार यूज किया जाता है डेप्रिसिएशन में। अब डेप्रिसिएशन का क्यों डेप्रिसिएशन करते हैं, व्हाई डेप्रिसिएशन इज इम्पोर्टेंट? कम हो जाएगा, और अगर वैल्यू कम होता है किसी भी साइड का तो हमारा इनकम भी कम होता है। अगर इनकम कम होता है तो हमारा इनकम टैक्स भी कम होगा, इसलिए डेप्रिसिएशन लेते हैं। डेप्रिसिएशन लेस लोअर्स योर टैक्सेस विदाउट लोअरिंग योर कैश। कैश जाता भी नहीं है फिर भी ये एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस। यही डेप्रिसिएशन का हमें एडवांटेज है। डेप्रिसिएशन अगर आप करोगे, या आपने लास्ट में अभी कल क्या देखा था, राइटिंग ऑफ, जो कुछ चीज़ें खराब हो जाएगी अगर उसको राइट ऑफ करते हो फिर भी हमारा इनकम कम होता है। एटलीस्ट पेपर पे दिखता है इनकम कम हो गया, एक्चुअली तो ज़्यादा होगा। पेपर पे दिखा सकते हैं कि हमारा इनकम कम है तो टैक्सेस कम जाएंगे। तो डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे टैक्सेस कम होते हैं, ये हमारा एडवांटेज है। इसके बाद हमने देखा था ये कैश और अर्निंग ये दोनों सेम नहीं है। कैश अलग है, अर्निंग अलग है। अर्निंग इज ऑन पेपर, ये सिर्फ पेपर पे लिखा होता है, एक्चुअली ऐसा कुछ होता ही नहीं है। यू कैन नॉट यूज अर्निंग टू बाय समथिंग, लेकिन यू कैन यूज कैश। तो कैश बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश इज अ किंग। नो कैश बिजनेस विल नॉट रन, नो प्रॉफिट बिजनेस रन्स। बिजनेस रन हो सकता है, तो प्रॉफिट और कैश दोनों अलग चीजें हैं, ये भी पढ़ा था। उसके बाद आपने पढ़ा था बॉटम लाइन क्या है। व्हाट इज बॉटम लाइन? बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट। देखो बिजनेस जो भी करता है ये नेट प्रॉफिट के लिए करता है।
ग्रॉस प्रॉफिट के भी लेनी, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, मेरा इनकम कितना हो रहा है, बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट यानी इसका दूसरा नाम है बॉटम लाइन, ये समझ लो। सब कुछ जिंदगी में बॉटम लाइन के लिए चलता है, नेट प्रॉफिट के लिए। तो बॉटम लाइन कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी पढ़ा है हमने, नेट प्रॉफिट। अब इसके बाद हमें अभी इतना सब कुछ पढ़ा है, फिर भी हमें बिजनेस का पूरा आइडिया आता भी है, लेकिन इसके आगे और कुछ है जिससे हमें मदद मिलेगी हमारा बिजनेस इंप्रूव करने के लिए। अभी तो हमें नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है समझ में आ रहा है, इनकम स्टेटमेंट से मेरा सेल कितना होता है, परचेज कितना होता है ये भी समझ में आ रहा है, बैलेंस शीट मेरा फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट मुझे बता रहा है कि मेरा कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है। लेकिन हमने 5 वीक का अकाउंटिंग किया है, हर वीक में मैंने कितना कमाया ये समझ में नहीं आता है, देखते हैं कि वो कैसे नहीं आएगा। इसके लिए अगर आप लास्ट ईयर का बैलेंस शीट और इस ईयर का बैलेंस शीट अगर कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आता है क्या चेंज हुआ है। जैसे हमने टाटा मोटर्स का जो बैलेंस शीट लिया था 2021 के नंबर्स, 2022 के नंबर्स, दो अलग अलग नंबर थे उसमें। उसके वजह से क्या समझ में आता है, कंपेयर कर सकते हो लास्ट ईयर के तुलना, लास्ट ईयर के इसमें हम अभी ये कर रहे हैं क्या, इम्प्रूव कर रहे हैं या डिक्रीज हो रहा है, ये समझ में आता है। तो जब हम हमारे बिजनेस में, लेमिनोड बिजनेस में, फर्स्ट वीक का मेरा अर्निंग कितना था, सेकंड वीक का कितना था, थर्ड वीक का, फोर्थ वीक का, फिफ्थ वीक का, सबके अर्निंग देखो कितना है, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है, सेल्स कितना हुआ था वो देखना पड़ेगा, हर वीक में सेल्स कितना होता, वो सारा सेल्स करने के लिए हमें एक्सपेंस कितने करने पड़े वो भी चेक करना होगा। अगर ये चेक करते हैं तो मुझे एक्चुअली में समझ में आता है कि क्या हमारा बिजनेस सही में प्रॉफिट में था, क्या हमारा बिजनेस फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक में ज़्यादा प्रॉफिट मिला या कम मिला है, नेक्स्ट वीक में क्या हुआ। अगर ये आपको आइडिया आता है तभी आपको क्लियर कट आइडिया होगा आपके बिजनेस का, और इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। वही हमें अभी देखना है, हाउ टू डू फाइनेंशियल एनालिसिस। अब इसके लिए हमारा जो भी सेल्स हुआ था वो पहले हमें देखना पड़ेगा। अब जो सेल्स होता है वीक 1, वीक 2, वीक 4 एंड वीक ये 5 का, थर्ड वीक को हम नहीं लेंगे क्योंकि उसमें हमने कुछ एक्सपेंसेस नहीं किए थे। तो हमें अभी वही चेक करना है कि क्या क्या मेरे एक्सपेंसेस थे। सबसे पहले सेल्स कितना था, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना था, एक्सपेंसेस कितने थे और नेट प्रॉफिट कितना था। अगर ये नंबर हम सारे नंबर साथ में लाते हैं तो हमें पूरा का पूरा आइडिया आ जाएगा। तो ये सारे नंबर्स आपको कहाँ मिलेंगे, सेल्स का, कॉस्ट ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट कहाँ मिलेंगे आपको, कहाँ मिलेंगे, बैलेंस शीट में मिलेंगे या कैश फ्लो में मिलेंगे, ये सारे इनकम स्टेटमेंट में मिलेंगे। सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स है, एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट, सारा आपका काम इनकम स्टेटमेंट में मिलने वाला है। तो चलो चेक करते हैं क्या क्या नंबर्स है उसके, इसके सारे नंबर्स चेक करने होंगे हमें। तो आपका जो इनकम स्टेटमेंट है उसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या होता है, कभी भी आपको एनालिसिस करना है, यानी हर फाइनेंशियल ईयर दूसरे फाइनेंशियल ईयर से कैसे कंपेयर करेंगे हम। कंपनियां भी यही करती है, कंपनियां क्या करती है, हम लास्ट 5 ईयर्स का इनकम स्टेटमेंट लेंगी, उसमें से सेल्स कितना है लास्ट फिफ्थ ईयर का, फिर फोर्थ ईयर का, थर्ड ईयर का, सेकेंड और करंट ईयर का, सारों का सेल्स लेती है, वो ऐसे लिखते हैं। तो ये समझ लो कि ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर का सेल्स, फर्स्ट ईयर का ये सेकेंड ईयर का सेल्स, फोर्थ ईयर का सेल्स, फिफ्थ ईयर का सेल्स लिया आपने। तो अगर आप इस तरह से सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट कंपैरिजन के लिए लिखते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस, इसको ही बोलते हैं। तो आपको ट्रेंड समझ में आता है, कैसे समझ में आता है, देखो वीक 1 में हमारा सेल्स था 250, क्या सेकेंड वीक में ये चेंज हो गया, चेंज हो गया है, तो क्या ये बढ़ गया है या कम हो गया है, बढ़ गया या कम हो गया, सेकेंड वीक में सेल्स बढ़ा है या कम हुआ है, फर्स्ट वीक में 250 था अभी 315 है, तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो सेकेंड वीक से फोर्थ वीक देखते हैं, अभी ये फोर्थ वीक में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, 315 था अभी 500 हो गया, तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है,
बढ़ रहा है ना, 315 कम है, ये 500 ज़्यादा है, 500 से 1000 हो गया देखो, मतलब हमारा सेल्स बढ़ रहा है, इसका ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, इस तरह से। फिर हम देखते हैं कॉग्स को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमारा परचेस देखो, फर्स्ट वीक में या फर्स्ट फिनेंशियल अकाउंटिंग ईयर में 75 था, उसके बाद बढ़ गया या कम हो गया, सेकेंड वीक में कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ गया कम हो गया, इंक्रीज हो गया, देखो ये इंक्रीज हो गया। उसके बाद सेकेंड वीक और फोर्थ वीक में चेक करते हैं, 150 है, यहाँ पे 120 है, क्या हुआ इधर, कम हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स कम हो गया। इसके बाद फोर्थ वीक एंड फिफ्थ वीक में अगर कंपेरिजन करते हैं, ये 120 था और ये 300 था, अगेन इंक्रीज हो गया। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स हमारे चेंज हो रहे हैं, ऐसे फ्लक्चुएटिंग है, कभी बढ़ते हैं कभी कम होते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेंड। उसके बाद एक्सपेंसेस की बात करते हैं, एक्सपेंसेस की फर्स्ट वीक में तो 30 थे, सेकेंड वीक में क्या हो गया, बढ़ गए या कम हो गए, इंक्रीज हो गए 75। फिर फोर्थ वीक में तो बहुत कम हो गए, देखो यहाँ पे 75 हो गया, डायरेक्ट चेंज हो गया था एक्सपेंसेस में, अभी यहाँ पे बहुत कम हो गए 12। फिर और बहुत बड़ा चेंज आ गया देखो, मतलब यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ट्रेंड, कभी एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कभी फिर से कम हो रहे हैं, ऐसे फिर से बहुत सारे कम हो रहे हैं। इस तरह से आपको ट्रेंड समझ में आता है कि हमारे एक्सपेंसेस कैसे चल रहे हैं। नेट प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट फर्स्ट वीक में हमारा नेट प्रॉफिट 145 था, सेकेंड वीक में हमारा प्रॉफिट कम हुआ या ज़्यादा हुआ है, प्रॉफिट कम या ज़्यादा, लेस है, डिक्रीज हो गया, देखो 145 है, यहाँ पे 125 है, प्रॉफिट कम हो गया सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में क्या हुआ देखो, यहाँ पे 125 था, अभी तो 368 हो गया, डबल, डबल से भी ज़्यादा मिल गया हमें, तो ये एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ऐसे। और इधर भी फिफ्थ वीक का अगर हम चेक करेंगे तो 360 है, 300 का डबल हो गया, मतलब इधर नियर बाय डबल हो गया इधर जाके। इस तरह से ट्रेंड है, एक्चुअली में बिजनेस में क्या हो रहा है ये आपको समझ में आता है, इसको बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस। नाउ वी नीड टू क्रिएट दिस ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस के लिए हमने एक शीट बनाया ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें ये सेल्स के नंबर्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स का नंबर, एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट के नंबर चाहिए, जो हमें मिल जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में। तो इनकम स्टेटमेंट में ये मेरा फर्स्ट वीक का इनकम स्टेटमेंट है, मेरा ये सेल्स है 250, आई एम पुटिंग इट हियर एज अ 250, इधर जाएंगे 250 डाल देंगे ऐसे। कॉस्ट ऑफ गुड्स देखो कितने हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स है 75, ये वाला नंबर कॉस्ट ऑफ गुड्स 75 है, ये 75 रुपीज़। इधर आएंगे, उस वीक के लिए एक्सपेंसेस कितने थे ये चेक करेंगे, एक्सपेंसेस आपको मिल जाएंगे टोटल एक्सपेंसेस में 30, तो आई एम राइटिंग हियर 30। देन नेट प्रॉफिट क्या था, नेट प्रॉफिट था 145, ये देखो इधर आ रहा है, so that 145 आई एम पुटिंग हियर। तो सारे वीक का, वीक 1 2 4 एंड फिफ्थ, वीक 3 हम नहीं ले रहे क्योंकि उनमें कुछ एक्सपेंसेस नहीं है, तो कंपैरिजन में प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगी, इसीलिए तो ये वाला हमें करना है। वीक 2 वीक 4 वीक 5 के सारे नंबर्स लिखो, देखो ट्रेंड एनालिसिस में सारे नंबर्स हम पहले लिखते हैं ऐसे, ऑल नंबर्स, सेकेंड, सी इन ट्रेंड एनालिसिस फर्स्ट वी राइट नंबर्स, पहले सेल्स के सारे नंबर्स लिखते हैं, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स, उसके बाद एक्सपेंसेस, देन नेट प्रॉफिट, विल सी राइट ऑल द नंबर्स। इस नंबर से हमें क्या समझ में आता है, फ्लक्चुएशंस, ये बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, ये सारे फ्लक्चुएशन हमें मिलते हैं। फ्लक्चुएशन क्यों आते हैं, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, बहुत सारे रीजंस है उसके लिए, बारिश आ गई, ये हो गया, या हमने एसेट परचेस किए, ये सारे फ्लक्चुएशन हमें इस ट्रेंड एनालिसिस में लिखते हैं। और फ्लक्चुएशन से हमें डायरेक्टली कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसको कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं रेशोज, उसको बोलते हैं कंपैरिजन और रेशोज। अब ये कैसे यूज़ करते हैं देखो, रेशोज में फर्स्ट रेशो है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स डिवाइडेड बाय सेल्स। हमने जो सेल्स किया है, जितना भी सेल्स हुआ है उसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना था, परचेस कितना था, उसका रेशो निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे,
ये ऐसे, ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स था 30। ये कहाँ का है, ये देखो, ये कोई भी, ये देखो लास्ट वीक का कॉस्ट ऑफ गुड्स 30 था, ये यहाँ पे लिए लिया, और हमारा सेल्स था 50। तो 30 डिवाइडेड बाई 50 किया तो मुझे 0.6% मिल रहा है। 60%, मतलब हमने जो सेल किया है उसका 60% पैसा कॉस्ट ऑफ गुड्स के लिए चला जा रहा है। ऐसे आपको समझ में आता है। नेक्स्ट रेशो है सेल्स टू एक्सपेंसेस। मेरे एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, सेल्स कितना हो रहा है। अभी यहाँ पे देखो, ये हमारा लास्ट वीक का सेल्स 50 था, तो ये 50 इधर आ गया, ये वाला। और उसके एक्सपेंसेस कितने थे, 8 डिवाइडेड बाय 50। ये वाले सैंपल नंबर है, आपके अलग नंबर है, तो ये इधर वाले हम चेक करेंगे। अभी देखो, 50 सेल करने के लिए हमें 8 रुपीज़ एक्सपेंस करना पड़ा। 50 सेल्स का पैसा आने के लिए 8 रुपीज़ एक्सपेंस करना पड़ा, जो 16% है। हमारे सेल्स के 16%, ये परसेंट में मिल जाता है। और तीसरा हमारा रेशो है सेल्स टू नेट प्रॉफिट। हमारा जितना सेल हुआ है 50, ये देखो 50 है, और हमारा नेट प्रॉफिट है 12। तो 12 डिवाइडेड बाई 50, इतना सेल करने के बाद, 50 सेल करने के बाद हमें नेट प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है। कितना परसेंट मिल रहा है, 24%। तो नेट प्रॉफिट अगर बढ़ाना है आपको, तो 24 का 50% होना चाहिए, 60% होना चाहिए, 70% होना चाहिए। इसके लिए हमें काम करना होगा। तो सबसे पहले हमें ये 3 रेशोज कंपेयर करने होते हैं, और इसी को बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस। आगे चलते हैं। ये हमने सारे ट्रेंड एनालिसिस के सारे नंबर्स लिए थे। अब नंबर्स लेने के बाद सिर्फ नंबर से हमें समझ में नहीं आता कि ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, उसको रेशो करना पड़ता है। रेशो का मतलब क्या है, सेल से, जो भी सेल हो रहा है उससे कंपेयर करो परचेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद सेल से कंपेयर करो एक्सपेंसेस, और उसी सेल के लिए, क्योंकि सब कुछ सेल के लिए चलता है, इतना सेल करने के लिए हमें नेट प्रॉफिट कितना मिला। और ये जो हम लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं रेशोज। दीज आर कॉल्ड रेशोज। बिकॉज ऑफ रेशो हमें एक आइडिया आ जाता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। ये रेशो करने के लिए इधर एक नया टेबल बन गया, इस तरह से रेशो का टेबल। इस रेशो टेबल में देखो नंबर्स तो वही है, फर्स्ट वीक का, ये वीक 1 का नंबर्स है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय सेल्स। ये मेरे कॉस्ट ऑफ गुड्स देखो 100 है, मेरा सेल्स कितना है 25 है। तो 10 डिवाइडेड बाय 25 जब किया तो 0.4 मिलता है, यानी 40%। उसके बाद सेकेंड वीक के लिए 15 डिवाइडेड बाय 32। ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स 15 है, सेल्स 32 है। तो अगर हम डिवाइड करते तो मुझे मिल रहा है 47%। 47% है, देखो बढ़ गया। पहला 40% था, अभी 47 बढ़ गया। उसके बाद ये 20 है, ये 50 है, जो यहाँ पे लिया है। 20 डिवाइडेड बाय 50 कितना मिल रहा है, अगेन 40। ये देखो 40% है, कम हो गया। पहले 40% था, फिर बढ़ गया, अब कम हो गया। आगे जाते हैं। नेक्स्ट, फिर चेक करते हैं फिफ्थ वीक का। मेरा सेल्स कितना था 50। ये देखो यहाँ पे सेल्स 50 है, और ये 30 क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तो इस तरह से हमें मिल रहा है 0.6 यानी 60%। तो फर्स्ट का मुझे कितना मिल गया, देखो 40%, 47% बढ़ गया, फिर से 40% कम हो गया, फिर से 60%। ट्रेंड समझ में आ रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। उसी तरह अगर यहाँ पे देखते हैं, ये जो मेरा एक्सपेंस है ना, ये 20% है, यहाँ पे 22% हो गया, यहाँ पे 12% हो गया, अगेन 16%। ये मेरा नेट प्रॉफिट फर्स्ट वीक में 40% मिल गया मुझे। सेकेंड वीक में देखो 31, बहुत कम हो गया। नेक्स्ट वीक में 48% हो गया, और उसके नेक्स्ट वीक में देखो 24% है। हमें लगता था कि लास्ट वीक में 1000 का सेल हुआ है, और प्रॉफिट मिला था मुझे 564 या कुछ था आपका। देखो नंबर्स में तो वो बहुत बड़ा लगता है प्रॉफिट, लेकिन अगर आप रेशो निकालते हो तो समझ में आता है कि बहुत कम प्रॉफिट में आया लास्ट वीक में। समझ में आ रहा है ना। लास्ट वीक में देखो हमारा सेल बहुत ज़्यादा हुआ था। कितना हुआ था, सबसे ज़्यादा सेल्स था 1000, और इसके लिए हमने सेल्स परचेस कितना किया था 300 का।
अब ये अगर सेल्स माइनस परचेस करते हो तो हमें मिलता है 700 रुपीज़ प्रॉफिट। इसमें से हमने सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो हमें 564 इतना नेट प्रॉफिट मिल रहा था। तो नंबर देखा जाए तो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन अगर आप उसको कन्वर्ट करते हो रेशो में तो समझ में आता है कि ये बहुत कम है। 24% नेट प्रॉफिट है लास्ट ईयर का। इधर अच्छा था, देखो 48% था, इधर कितना है 31%। फर्स्ट वीक में तो 40% था। अब फर्स्ट वीक का एक्सपेंसेस आप चेक करोगे या सेल्स जो भी नंबर से अगर चेक करोगे तो इसने बहुत वर्स्ट किया है। लास्ट ईयर में लगता है सेल्स बहुत ज़्यादा है, परचेस कम है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ ही नहीं है। नेट प्रॉफिट सबसे कम है। ये क्यों समझ में आता है? जब आप ऐसे रेशो निकालते हो तब समझ में आता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस तरह का रेशो हमारे शीट में करने वाले हैं। उसके लिए जाएंगे हमें पहले शीट में। चलो जाते हैं। अभी हम पहले देखा था ट्रेंड एनालिसिस कैसे कहते हैं, नंबर्स डाल दिया। अब उसका रेशो एनालिसिस बना देते हैं। रेशो एनालिसिस करने के लिए इधर इक्वल साइन, पहले मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो ऊपर के टेबल में इधर है 75 डिवाइडेड बाय सेल्स। ये मेरा फर्स्ट एंटर कर दिया तो ये फर्स्ट काम हो गया। दूसरा काम करना है इक्वल, पहले लोगे आप एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंस का नंबर इधर है 30 डिवाइडेड बाय सेल्स, एंटर। उसके बाद इक्वल मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट जो इधर है 145 डिवाइडेड बाय सेल्स। इस तरह से मेरा काम हो गया। देखो अब बाकी के सारा का नंबर्स निकालने के लिए, ऑल अदर्स निकालने के लिए आप ऐसे ये जो फील हैंडल है इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हो इस तरह से, बाकी सबका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चेक करता हूँ वही आ रहा है क्या। यस इट इज टेकिंग। अब थोड़ा मैं इसको भी, ये जो फील हैंडल है इसको ड्रैग करके इधर लेके जा सकता हूँ और इसको ड्रैग करके इधर लेके जा सकता हूँ। ये सारा लेने के बाद सब नंबर्स को सिलेक्ट करो एंड ये जो परसेंट का साइन है इधर इधर चला गया परसेंट का साइन, ये वाला, इसको क्लिक कर दो तो आपको ये परसेंटेज में दिखाई देगा इस तरह से। ये भी फिर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है तो मैं क्या करूँगा, ये जो 00 नंबर है ना आगे उसको निकाल देता हूँ। उसको निकाल देने के लिए इधर ये ऑप्शन है इंक्रीज डेसिमल प्लेसेस डिक्रीज डेसिमल प्लेसेस, इसको मैं निकाल रहा हूँ ऐसे। तो अभी क्लियर कट मुझे दिखा रहा है कि क्या हो रहा है आगे। इस तरह से आपको करना है। सो दिस इज द ट्रेंड एनालिसिस और दिस इज द रेशियो एनालिसिस। अब ये तो सारे नंबर्स है, मुझे तो समझ में आता है इधर क्या हो रहा है। 30% जा बढ़ गया, कम हो गया, फिर बढ़ गया। लेकिन इसको अगर पिक्चर के फॉर्मेट में करते हैं तो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये वीक, ये सारा सारा डेटा सिलेक्ट कर दिया। देन आई गो टू इंसर्ट, देन चार्ट। ये देखो चार्ट है, तो इधर आपको ये इस तरह से ऑप्शन दिखाई देता है। ये चार्ट का ऑप्शन आता है चार्ट एडिटर। तो ये पूछता है कि कौन से टाइप का चार्ट चाहिए, मुझे अभी कॉलम चार्ट ही चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली आता है ना, उसको कुछ नहीं चेंज करना है। उसके बाद थोड़ा इधर नीचे जाएंगे तो ये क्या बोल रहा है इधर, स्विच रोज एंड कॉलम्स, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ ऐसे। ओके वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू। फर्स्ट ये जो टेबल होता है ना, इस टेबल को ऐसे सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट द टेबल, देन वी नीड टू गो टू इंसर्ट, देन चार्ट। जब चार्ट आता है तो ये ऑटोमेटिकली एक चार्ट बन रहा है। तो चार्ट बनेगा तो हमें कौन से टाइप का चार्ट चाहिए आप इधर बता सकते हो। ये देखो ये चार्ट एडिटर आ गया इधर। यहाँ पे कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट्स है, एरिया चार्ट्स है, बहुत सारे हैं, बार चार्ट है, इस तरह से बार चार्ट भी आता है। मुझे अभी चाहिए कॉलम चार्ट तो वही रखने वाला हूँ मैं। कॉलम चार्ट, वेयर इज कॉलम चार्ट, ये वाला फर्स्ट। मैंने पहले कॉलम चार्ट उसको कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ मैं इधर। नीचे जाने के बाद ये जो ऑप्शन है स्विच रोज टू कॉलम, इसको मैंने अगर रिमूव कर दिया तो इस तरह से दिखता है ये। बस ये करने के बाद इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब आप देखते हैं ये जो चार्ट तैयार हो गया ना, इसको मैं थोड़ा सा नीचे से ड्रैग कर लूँगा इधर। अब देखेंगे इसके बारे में। सी ये सब कुछ दिखा रहा है। फर्स्ट क्या है, ब्लू कॉस्ट वर्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स डिवाइडेड बाय सेल्स, कि वीक कौन सा है क्या है इस तरह से बता देता है।
नेट प्रॉफिट कैसा आपका चेंज हो गया है, ये भी समझ में आता है। तो अगर आपने ये परसेंट वाला टेबल ले लिया तो ये आएगा। और अगर आपने ये वाला टेबल सिलेक्ट कर दिया, वीक वाला, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद अगेन इंसर्ट चार्ट, तो इसने देखो ऑटोमेटिकली चार्ट रेडीमेड किया है। इधर कॉलम चार्ट हो गया। बस मुझे क्या करना है, इधर स्विच कॉलम टू रोज, ऐसे अगर करूँगा तो ऊपर क्या दिखता है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको ग्रीन में दिख रहा है इधर। तो मुझे बताओ कौन से वीक में आपको नेट प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हुआ है, नेट प्रॉफिट कौन से वीक में, वीक 1, 2, 3 या 5 में। हाँ, आपका सेल्स सबसे ज़्यादा कब है, सेल्स सबसे ज़्यादा सेल्स, ये वाला सेल्स का है ना, सेल्स सबसे ज़्यादा सेल्स 1000 है, ये देखो इधर दिखा रहा है, सबसे हाईएस्ट सेल इसमें है। तो देखो ये इस तरह से दिखा देता है आपको कि क्या कर रहे हो आप। थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये जो स्विच रोज एंड कॉलम है ना, इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो ऊपर क्या दिखाता है, ये फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, ये जो कलर है ये फर्स्ट वीक का कलर है, ये कलर सेकेंड वीक का कलर है, और ये लास्ट वीक का कलर है। तो अगर हम इस तरह से देखते हैं इसको, तो देखो नेट प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट कौन से वीक में, नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट है, ये एक्सपेंसेस है, कॉग्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये सेल्स है। नेट प्रॉफिट कौन से वीक में सबसे ज़्यादा हुआ है, ग्रीन कलर कौन से वीक का है, देखो ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर फिफ्थ वीक का है, फर्स्ट वीक कहाँ से आ गया, तो ये ग्रीन कलर देखो, ये सबसे ज़्यादा वाला ग्रीन कलर फिफ्थ वीक का है, नेट प्रॉफिट सबसे ज़्यादा फिफ्थ वीक में हो गया। ये नेट प्रॉफिट देखो सबसे कम कब है, सबसे कम नेट प्रॉफिट सबसे कम कब हो गया है, सिर्फ नेट प्रॉफिट में देखो सबसे छोटा वाला बार ये है ना, तो ये इसका कलर क्या है, रेड कलर, रेड कलर को रेड कलर, सेकेंड वीक। एक्सपेंसेस देखते हैं, सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस कौन से वीक के हैं, हाईएस्ट एक्सपेंसेस, ये है ना, ये सारे एक्सपेंसेस ही है, ये ये सारे एक्सपेंस है, ये फर्स्ट वीक का एक्सपेंस, सेकेंड वीक का एक्सपेंस, थर्ड वीक, फोर्थ वीक का एक्सपेंस। कैसे समझ में आता है, ब्लू के लिए ये फर्स्ट वीक है, रेड का सेकेंड वीक है, येलो का फोर्थ वीक, एंड ये ग्रीन है फिफ्थ वीक। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस फिफ्थ वीक में हुए हैं। सबसे कम एक्सपेंसेस देखो बहुत ज़्यादा कम है, येलो वाला है, कब है, येलो का मतलब कौन से ईयर में सबसे कम एक्सपेंसेस हुए हैं, वीक नंबर 4 में, करेक्ट है। सबसे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ गुड्स कहाँ पे है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सबसे ज़्यादा कौन से वीक में है, ग्रीन, ग्रीन टू ग्रीन चेक करो इधर, वी है ना, मतलब फिफ्थ वीक, ऐसे। और सबसे कम कॉस्ट ऑफ गुड्स कब है, सबसे कम, सबसे कम कॉस्ट ऑफ गुड्स फर्स्ट वीक में है, ये देखो ग्रीन। तो नंबर देखने से अच्छा है इस तरह से, ये पिक्चर फॉर्मेट में हम कर सकते हैं इसको। तो अभी आपको यही करना है, जो भी आपका चार्ट रेडी होता है ना, वो आप यहाँ पे ऐसे नीचे कहीं पे भी रख सकते हो इस तरह से। मैं अभी इधर लिख रहा हूँ इसको। तो नंबर देखने से अच्छा है सिर्फ इसको देखो, ये ट्रेंड, इसको बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस। और कंपनी में जाके आपका काम यही है, ट्रेंड एनालिसिस करके दे दो, मैनेजर इसको देख के डिसीजन लेते हैं, अरे एक्सपेंस कहाँ ज़्यादा हो गया, नेट प्रॉफिट कहाँ ज़्यादा मिल गया, अब ये क्यों हो गया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स क्यों, ये सेल्स इतना क्यों बढ़ गया, मुझे बताओ ये लास्ट वीक में इतना सारा ज़्यादा सेल्स क्यों हो गया है, क्योंकि हम स्टेडियम में के पास चले गए थे, वो बहुत सारे कस्टमर्स थे, तो ये अपॉर्चुनिटी मिल गया, तो इसीलिए इतना सेल हो गया। और जनरली मुझे यहाँ पे समझ में आता है कि फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक में अभी हमारा सेल्स बढ़ रहा है, मतलब हम सही ट्रैक पे है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स भी कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया। एक्सपेंसेस लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा है, फिर यहाँ पे बहुत कम है, ये कम क्यों हो गए, अगर एक्सपेंसेस कम होते हैं वहाँ पे आपका प्रॉफिट भी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से एनालिसिस होता है, आप अभी आप करके देखो।
ट्रेड एनालिसिस के बाद ये हमारा अभी लास्ट टॉपिक था लेमोनेड बिजनेस का। लेमोनेड बिजनेस भी क्लोज, अकाउंटिंग भी क्लोज हो गया।